Hello, good evening, friends. Welcome again to my YouTube channel, Education with Ravi, means EWR. जैसा कि हमने कल प्लेटो के परिचय के बारे में बात किया था, जो कि कल की क्लास जो प्लेटो पार्ट 1 में है। अगर आपने उसको अभी तक वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। आप उसको देखेंगे, उसके बाद ही आज की क्लास आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगी। और आज हम आगे की बात करेंगे, और हमने जो कल की क्लास में डिस्कस किया था उसके आगे अब आज बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए इम्पोर्टेंट वे सारे इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके ज़रूरत की हो सकती हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमने कल प्लेटो के परिचय के बारे में बात किया था और आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। कल हमने ये बात कर लिया था प्लेटो, एक बार हम फिर से देखते चलते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। प्लेटो राजनीतिक अध्ययन में इतने प्रसिद्ध हैं कि उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह स्वयं वास्तव में हमारे विषय का परिचय, यानी कि प्लेटो से ही ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पॉलिटिकल थिंकर्स यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो प्लेटो, सुकरात, अरिस्टोटल इन्हीं लोगों से होकर गुजरता है। यानी कि अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इनके जन्मदाता यही लोग हैं। हमने कल की क्लास में ये सब डिस्कस कर लिया था, प्लेटो के परिचय के बारे में बात कर लिए थे, और एथेंस में उनका समय उस टाइम पीरियड का क्या था हम लोग बात कर लिए थे। प्लेटो की कार्य प्रणाली के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन के विषय के बारे में हमने बात कर लिया था। और आज हम आत्मा के सिद्धांत से न्याय के सिद्धांत, 1 मिनट हम देख लें कि कल की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। वेट गाइस, हमने कल की क्लास में आत्मा के सिद्धांत तक में भी कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आत्मा के सिद्धांत से। हम डिस्कस करेंगे आत्मा के सिद्धांत से। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि जितने ये हैं इसको हमने डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में। क्लियर? आज बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। आत्मा का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ सोल से न्याय का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में प्लेटो की क्या कहना है। हम देख रहे हैं प्लेटो ने मानव आत्मा को 3 सद्गुणों ज्ञान, साहस, भूख में विभाजित किया है। उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य की आत्मा किन्हीं 3 गुणों से होकर 3 गुणों में से किसी एक के प्रभुत्व से परिभाषित होती है। उन्होंने कहा कि गुण का प्रभुत्व मानव समाज में 3 वर्गों में विभाजित है या निर्धारित करता है, जैसे कि शासक, सहायक और उत्पादक वर्ग। यानी कि शासक यानी कि जो शासन करता है, और सहायक जो उसका हेल्प यानी कि जैसे सैनिक, मंत्री, ये लोग जो उसके हेल्पर होते हैं। और उत्पादक यानी कि हम उसको मजदूर वर्ग या उत्पादक वर्ग जो उत्पादन करता है हम कह सकते हैं। उन्होंने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक वर्ग विभिन्न धातुओं धातुओं का मिथक यानी कि एक अलग अलग प्रकार के सामानों से, चीजों से, धातुओं से बना हुआ है। प्लेटो का आत्मा का सिद्धांत और धातुओं का मिथक, इसके बारे में ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रभावी लक्षण देखेंगे तो बुद्धिमत्ता यानी कि कार्डिनल सदाचार यानी कि ज्ञान से हम
वर्ग ज्ञान किसके पास होगा, तो प्रशासनिक वर्ग राजा के पास होगा। धातु का वर्ग प्रतिलिपित, यानी किस धातु से उसका कंपैरिजन किया हुआ है, तो सोना से किया हुआ है। काम क्या है, शासन करना, यानी कि जो पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञान जिसके पास होगा वह शासक वर्ग होगा, यानी कि जो शासन करेगा। जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, वो शासन करेगा। उसको सोना धातु, यानी कि उसको गोल्ड में रखा गया है, अगर हम कह सकते हैं गोल्ड मैन। उसका काम होगा शासन करना। सेकंड है भावना, ये इमोशन। ये साहस होगा, ये सैनिक वर्ग होंगे, जिसके पास साहस होगा, जो इसके पास हिम्मत होगा, वो सैनिक वर्ग होगा। इसको चांदी में रखा गया है, इसका काम होगा रक्षा करना। भूख, जिसको भूख लगता है, जो खाने के लिए बेचैन है, जिसको तरह तरह के, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसको भूख लगा हुआ है, खाने के लिए बेचैन है। संयम नहीं है, यानी संयम उसको रखना है। वो उत्पादक वर्ग है, यानी कि अपना कमाएगा, डेली काम करेगा। इसको लोहा या तंबा में रखा गया है। उत्पाद, इसका मेन मुख्य कार्य जो होगा वो उत्पादन और व्यापार करना होगा। आगे देखते हैं हम। जहां तक प्लेटो का संबंध है, राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है। राज्य जो होता है वो व्यक्ति का बड़ा रूप होता है। यही मामला शहर राज्य के स्तर पर न्याय की व्यापक अवधारणा पर भी लागू होता है। इसलिए प्लेटो के न्याय सिद्धांत के आवश्यक घटक कार्यात्मक विशेषज्ञता, गैर हस्तक्षेप और एक गुण, एक वर्ग, एक कर्तव्य के मानदंड का पालन करता है। यहाँ हम डायग्राम से समझ लेंगे। कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा, सॉरी, हिंदी में हमको बताना था। ऐसे इंग्लिश में भी यहाँ दिया हुआ है। इसकी अगली क्लास जो हम लाएंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए लाएंगे, बाइलिंगुअल लाएंगे, जो आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे न्याय की अवधारणा के बारे में, जो इसका 3 कंपोनेंट होता है। एक कार्यात्मक विशेषज्ञता होता है, हस्तक्षेप न करना होता है, और बुद्धि, साहस और आत्मसंयम के बीच सामंजस्य होता है। आगे हम बात करेंगे शिक्षा का सिद्धांत, यानी कि मीन्स थ्योरी ऑफ, शिक्षा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे। इस पर रूसो का क्या राय है, क्या विचार है, हम देखेंगे। रूसो ने द रिपब्लिक, रूसो का बुक है, बुक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। रूसो ने द रिपब्लिक को शिक्षा पर अब तक की लिखी गई सबसे बेहतर संधिया कहा है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा आत्मा के आध्यात्मिक गुणों को जानने और एक आदर्श राज्य स्थापित करने का साधन है। प्लेटो एथेनियन सार के साथ शिक्षा की स्पार्टन प्रणाली की विशेषताओं का सामंजस्यपूर्ण सम्मिश्रण करता है। प्लेटो शिक्षा को बहुत समग्र रूप में लेते हैं। राज्य और समाज के सामंजस्यपूर्ण कामकाज के लिए शिक्षा आवश्यक है। प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषताएं, प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इससे राज्य नियंत्रित शिक्षा होगा, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है। साहित्य साहित्य का सख्त नियंत्रण होगा, अनिवार्य शिक्षा होगा, मानसिक और नैतिक दोनों विकास होंगे। आत्मा से संबंध और दार्शनिक राजा की उत्पत्ति, यानी कि एजुकेशन जब रहेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि लोगों के मानसिक, यानी कि मेंटल एंड नैतिक दोनों डेवलपमेंट होगा। राजा पढ़ा लिखा होगा। आगे हम शिक्षा के चरण देखते हैं। शिक्षा के चरण के बारे में प्लेटो का क्या है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं। चरण, यानी कि किस एज में लोग किस प्रकार से एजुकेशन किस प्रकार से होगा। नंबर 1 है, यहाँ चरण दिया हुआ है 1 2, यानी स्टेज फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। आगे हम बात करते हैं तो 7 साल के आयु तक में नैतिक कहानियां, यानी कि उसको कुछ मॉरलिटी बेसिस से स्टोरी सुनाए जाएंगे। इसमें परीक्षा नहीं होगा, रिजल्ट, क्योंकि परीक्षा नहीं होगा तो रिजल्ट भी नहीं होगा। आगे है सेकेंड स्टेज, जिसमें 7 साल से 17 साल तक के इंडिविजुअल्स होंगे। संगीत और जिम्नास्टिक और प्राथमिक शिक्षा, यानी कि इसको प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। इसमें भी एग्जाम और रिजल्ट नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज है 18 से 20 वर्ष तक, इसमें शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण होंगे। इसमें शारीरिक मजबूती और शारीरिक वर्क सिखाए जाएंगे, सैन्य प्रशिक्षण होगा। इसमें 20वें साल में एक एग्जाम होगा, जो असफल होगा वो प्रोडक्शन क्लास में शामिल हो जाएगा। 21 से 30 वर्ष तक के बच्चों को उच्च शिक्षा, गणित,
पढ़ाया जाएगा, खगोल विज्ञान पढ़ाए जाएंगे, ज्यामिति, हार्मोनिक्स इत्यादि पढ़ाए जाएंगे। 30वें साल में सेकंड एग्जाम होगा, और जो असफल होगा यानी कि जो फेल होगा, जो असफल होते हैं वे सहायक कक्षा में शामिल होते हैं। जैसे सैनिक वर्ग 31 से 35 वर्ष तक के बच्चों को द्वंद्वात्मकता, तत्वमीमांसा, तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र, इसमें परीक्षा नहीं होगा, तो परिणाम भी नहीं होगा। 36 से 50 वर्ष तक के बच्चों को यानी कि मनुष्यों को शासन का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसमें परीक्षा होगा। परीक्षा नहीं हो, परिणाम 50 साल की उम्र में दार्शनिक राजा बनने के योग्य, यानी कि प्लेटो जो होता है वो राजा बनने के क्वालिफिकेशन क्या बताता है कि 50 साल के उम्र में दार्शनिक राजा बनने के योग्य, यानी कि राजा जो बनेगा वो 50 साल के एज के बराबर बाद बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले वो टोटल चीज कैसे क्या करना है, टोटल चीज की जानकारी समय समय अनुसार पर वो ले लेगा, सब चीज सीख जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, राजा बनने के योग्य, एक अच्छा राजा बनने के योग्य हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो के राजनीतिक विचार की एक अन्य विशेषता जो उनके न्याय के सिद्धांत से सहज रूप से जुड़ी हुई है, वह संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद है। प्लेटो ने निम्न के साम्यवाद का प्रस्ताव रखा, जैसे कि संपत्ति, पत्नियां। प्लेटो ने जिन वर्गों के साम्यवाद का प्रस्ताव किया वे लोग वर्ग थे, शासक वर्ग थे, सैनिक वर्ग थे। प्लेटो उत्पादक के लिए साम्यवाद का प्रस्ताव नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनके स्वाभाविक इच्छा का प्रभुत्व होता है, इसलिए संपत्ति और परिवार के लिए स्वाभाविक इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। एक मिनट। प्लेटो के अनुसार संपत्ति से बड़ी विपदा है, संपत्ति से बड़ी विपदा है यह परिवार ही है, जिसके लिए व्यक्ति संपत्ति अर्जित करता है। यानी कि प्लेटो का कहना है कि परिवार सबसे बड़ी विपदा है, संपत्ति से भी बड़ी विपदा है। यानी मनुष्यों को जो भी कुछ करना है, नहीं करना है, जिसके लिए वो रात दिन मेहनत करता है, संपत्ति अर्जित करता है, वो किसके लिए करता है? परिवार के लिए करता है। परिवार के साम्यवाद में विवाह और पत्नियों का साम्यवाद शामिल है। प्लेटो के लिए पूरा राज्य एक परिवार है, यानी प्लेटो का कहना है कि जो किंग है यानी कि जो राजा है उसके लिए क्या होना चाहिए, टोटल राज्य जो है वही परिवार होना चाहिए, टोटल राज्य जो है वही परिवार होना चाहिए। यानी कि एक राजा के लिए परिवार कौन होना चाहिए? उसका पूरा राज्य होना चाहिए, न कि उसका अपना पर्सनली जो बेटा बेटी है, जो वाइफ है। ये आगे हम देखेंगे कौन किससे विवाह करेगा, यह राज्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा। प्लेटो का पत्नियों के साम्यवाद के यानी कि पत्नियों के पक्ष में एक सुजनन उद्देश्य था, वह एक बेहतर और अधिक बुद्धिमान वर्ग का निर्माण करना चाहते थे, इसलिए केवल निपुण पुरुष और निपुण महिलाएं संयुक्त होंगी। विवाह का उद्देश्य केवल वंश वृद्धि है, प्लेटो का ऐसा कहना था। एक बार संतान का जन्म होने के बाद वह राज्य की सुरक्षा में होगा, यह महिलाओं को संतान के पालन की जिम्मेदारी से मुक्त करेगा और इसलिए राज्य के कार्यों में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार कोई भी बच्चों के बीच भेदभाव नहीं कर पाएगा और सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। दार्शनिक राजा का सिद्धांत यानी कि राजा का थ्योरी क्या है प्लेटो के अनुसार, उसके बारे में हम बात करेंगे। दार्शनिक राजा का सिद्धांत। प्लेटो की दार्शनिक राजा की अवधारणा प्लेटो की न्याय की अवधारणा का उप सिद्धांत है। यानी कि प्लेटो के दार्शनिक राजा की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, वो प्लेटो के जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है उसका उप सिद्धांत है। उन्होंने विचारणा शक्ति के तत्व को प्रतिष्ठा का दर्जा प्रदान किया है। उन्होंने माना कि केवल सक्षम और कुशल लोगों को ही शासन करने का अधिकार होना चाहिए। प्लेटो सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के पक्षधर नहीं थे, इसके बजाय वह अपने दार्शनिक राजा को असीमित अधिकार देना चाहते थे। वह विशिष्ट वर्ग की सरकार के पक्ष में थे। प्लेटो विशिष्ट वर्ग के सरकार के पक्ष में थे। प्लेटो एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। इसलिए जब एक दार्शनिक शासक नहीं है या शासन दर्शन शास्त्र नहीं सीखते हैं, शासक जो है यानी कि राजा जो है वो पढ़े लिखे या दर्शन शास्त्र नहीं सीखते हैं, तब तक शहरों को भ्रष्टाचार और बुराई से छुटकारा नहीं मिलेगा।
एक राजा के लिए यानी कि एक शासक के लिए, सॉरी, एक शासक के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, ये प्लेटो बताते हैं। पहली योग्यता, विचारना शक्ति वाला पुरुष होना चाहिए, यानी उसको सोचने विचारने की क्षमता उसके पास हो। आयु, एज जो है 50 वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए। संपत्ति नहीं हो, कोई संपत्ति उसके पास नहीं होना चाहिए, ना कोई परिवार होना चाहिए। प्लेटो का कहना है कि अगर उसके पास कोई परिवार, अगर कोई राजा है उसके पास अपना परिवार है, तो वो अपने ही परिवार में उलझा हुआ रह जाएगा। इसलिए प्लेटो योग्यता में कोई संपत्ति उसके पास नहीं होना चाहिए और न कोई परिवार होना चाहिए, वैसे ये राजा की परिकल्पना करता है। प्लेटो के दार्शनिक राजा के पास संपूर्ण अधिकार थे। उनकी बुद्धि पर जनमत द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। प्लेटो ने दार्शनिक राजा पर केवल एक पाबंदी लगाई है, वह संविधान विधि बदल नहीं सकता है। यानी कि जो राजा होगा वो क्या होगा, संविधान को यानी कि जो रूल है उसको, वो नियम को नहीं बदल सकता है। बस एक ही पाबंदी प्लेटो ने अपने राजा पे, यानी कि जो उसका यूटोपियन विजन है किंग के प्रति, राजा के प्रति, उसमें दर्शाता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक लॉ में विविध विधि को प्रतिष्ठा का दर्जा दिया प्रदान किया है। यानी कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक, जो पुस्तक का नाम लॉ है, उसमें राजा को, या सॉरी, उसमें नियम को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को या विधि को बता सकते हैं, बोल सकते हैं, विधि को प्रतिष्ठा यानी कि सबसे बड़ा दर्जा प्रदान किया है। सरकार के प्रकार, प्लेटो के अनुसार सरकार के कितने प्रकार होते हैं, कैसे सरकार वर्क करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। प्लेटो ने 5 प्रकार की सरकार को सर्वोत्तम से बुरे कर्म में वर्गीकृत किया है। यह शीर्ष पर अभिजात वर्ग और नीचे अत्याचार से शुरू होता है। जैसे हम देखते हैं अभिजात वर्ग यानी कि दार्शनिक राजा द्वारा शासन। सेकंड में है डेमोक्रेसी, जब अभिजात वर्ग में नेता गुणहीन होते हैं तो इसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी क्या होता है, तो वैसे अभिजात वर्ग में जो नेता गुणहीन हो जाते हैं, जिसके पास मतलब हम बोल सकते हैं जो दुराचारी हो जाता है, जिसके पास हम बोल सकते हैं कैरेक्टरलेस हो जाता है, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। कुलीन तंत्र, जब अमीर लोग सत्ता को नियंत्रित करते हैं उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। यानी जब अमीर लोग ही शासन करने लगते हैं। प्रजातंत्र, जिसमें प्रजा का तंत्र हो, जिसमें निम्न वर्ग के लोगों द्वारा शासन होता है, जैसे कि डेमोक्रेसी। अत्याचार, अत्याचारी द्वारा अराजक शासन, यानी कि जो मन किया सो किया, काटा फेंका, जैसे कि ये कंस, ये लोग, जैसे कि अभी के टाइम में अ, जैसे वैसे रहा वैसा राजा, जिसको जो मन किया वो किया, कोई उसके समक्ष बोल नहीं सकता है, वैसे उसको अत्याचार में रखा गया। प्लेटो पर, अब प्लेटो के टाइम पीरियड में या प्लेटो के बाद में बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं जो प्लेटो पर कमेंट किए हुए हैं, यानी कि जो उनका वक्तव्य है प्लेटो पर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला वक्तव्य है, प्लेटो के लिए न्याय एक ही समय में मानव गुण का एक हिस्सा है। एक मिनट, हम देखेंगे एक नंबर में कि प्लेटो के लिए न्याय एक ही समय में मानव गुणों का एक हिस्सा है और वह बंधन जो राज्यों में पुरुषों के साथ जोड़ता है। यह बात को, यानी कि इस सेंटेंस को, इस वक्तव्य को प्लेटो के लिए बारकर ने कहा है। ये बहुत ये बहुत से इम्पोर्टेंट है। ये इसमें स्टेटमेंट जो है, जो प्लेटो के लिए बोला गया है अलग अलग प्रकार के दार्शनिकों के द्वारा, अलग अलग प्रकार के थिंकर्स के द्वारा, ये बहुत से बेनिफिशियल है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। स्टेटमेंट दिया रहता है और सामने मैच करना होता है कि कौन ये स्टेटमेंट किसने कहा। प्लेटो के लिए न्याय एक ही समय में मानव गुण का एक हिस्सा है और वह बंधन जो राज्यों में पुरुषों को एक साथ जोड़ता है। यह बात बारकर कहते हैं। एंड सेकंड है, वस्तुतः सभी समाजवादी और साम्यवादी विचारों की जड़ें प्लेटो में है। ये मैक्सी कहते हैं, प्लेटो मैक्सी में है। प्लेटो भले ही सबका संत न हो, लेकिन निसंदेह वह सबका शिक्षक है। ये आर एन बर्की बोलते हैं। आर एन बर्की क्या बोलते हैं कि प्लेटो भले ही सबका संत न हो, लेकिन निसंदेह वह सबका शिक्षक है।
चौथा है आधुनिक साम्यवादी अधिनायकवाद, प्लेटोनिक का साम्यवाद से लिया गया है, ये कार्ल पॉपर बोलते हैं। पांचवा है प्लेटो दर्शन शास्त्र है और दर्शन शास्त्र प्लेटो है। प्लेटो से वे सभी चीजें आती हैं जो अभी भी विचार के पुरुषों के बीच लिखी और बहस की जाती है, ये R W एमर्सन बोलते हैं। सिक्स है प्लेटो का न्याय एक बंधन है जो समाज को एक साथ रखता है, ये सबाइन बोलते हैं। प्लेटो के उदाहरण यानी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या कोट्स हम बोल सकते हैं जो प्लेटो द्वारा दिया गया है। मानव व्यवहार जो है तीन मुख्य स्रोतों से प्रभावित होता है, इच्छा, भावना और ज्ञान। सेकंड है विचार यानी कि विज्ञान सभी वस्तुओं का स्रोत है, अज्ञानता सभी बुराई की जड़ और तना है। ये तना है, जैसे कि कोई अज्ञान व्यक्ति है, वो किसी बात की समझ नहीं है और वो कुछ भी बक 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 किए जा रहा है। कोई विधि या विधान समझ से अधिक प्रबल नहीं है, वे राज्य सुसाते, यानी कि जैसे ये जो लाइन है कि कोई विधि या विधान समझ से अधिक प्रबल नहीं है, यानी कि प्रबल मतलब मजबूत। तो कोई भी विधि विधान अगर समझने पर है, अगर समझ जाते हैं तो इजी हो जाता है, नहीं समझ पाते हैं तो भारी होता है, मजबूत होता है, और ये समझ के बाहर होता है। काफी हम बोल सकते हैं उसको कि वो समझ के बाहर है, जैसे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा रूल है ये, वो लेंदियस है, ये सब हम लोग बोल सकते हैं। वे राज्य जो सुशासित होते हैं जहाँ शासक शासन करने का न्यूनतम इच्छुक होता है। औषधि के किसी विशेषज्ञ चिकित्सक को औषधि की पुस्तक के साथ सीमित करना मूर्खता है, ये प्लेटो का उदाहरण है। और यही हमारी चैप्टर प्लेटो के बारे में खत्म होता है। नेक्स्ट इस क्लास का PDF यानी ये नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे टेलीग्राम पे मिल सकता है, या आप डायरेक्ट आप हमसे इस नोट्स को पाने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 7091236296। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर डायरेक्ट मैसेज करके ये PDF ले सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली क्लास में, और मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा अरिस्टोटल।